नमस्कार फ्रेंड्स, टू द पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के 2015 से लेकर 2020 तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो वर्णमाला से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। ये घटनाचक्र पुस्तक से लिया गया है, तो आप यहाँ से रिविजन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पुस्तक पढ़ के समझना और किसी के द्वारा समझाना दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को क्या है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो कंठ तालु ऑप्शन है ह, दूसरा है छ, तीसरा ओ, चौथा ए। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डी सही हो जाएगा। ए और ए, ठीक है, ये दोनों जो है कैसे होते हैं? कंठ तालु से उच्चारण होता है। अगर हा की बात करें तो हा जो है ये कंठ से इसका उच्चारण होता है। हा का होता है, विसर्ग का होता है और का वर्ग, ये सब किससे होते हैं? कंठ से उच्चारण होते हैं। अगर छा की बात करें तो ये चा वर्ग में आता है, इसका उच्चारण जो तालव्य से होता है, तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। या और बड़ा सा दो, इसका भी उच्चारण उसी से होता है, तालव्य से। ओ की अगर बात करें तो ओ का उच्चारण जो होता है, ओ और औ ये कंठोष्ठ होते हैं। इसको कंठ और कंठ द्वारा जीभ ओठ के स्पर्श से बोला जाने वाला ये वर्ड होता है। तो इस तरह से हम लोग चारों देख लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और ए। स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? अब पूछा गया कंठ वर्ण कौन सा है। तो जैसा कि हम लोग जाते हैं कंठ वर्ण में कौन आता है? छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग, हा और विसर्ग आता है। तो देखिए ऊ नहीं है इसमें। ऊ किस में होता है? ऊ जो होता है ओष्ठ में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ए की आ की अगर बात करें तो आ किस में, जैसा हम बताए हैं, कंठ होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कंठ वर्ण हो जाएगा। ई की अगर बात करें तो ई, छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग ये सब किस में आता है? तालव्य में, तो ये क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। अगर बड़ी की बात करें तो ये भी तालव्य हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? आ। कंठ वर्ण का क्या हो जाएगा? आ। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है? तो जैसा कि अब पहला ऑप्शन है ग्रीवा, ध्वनि भी होती है, तो ये जो है तीनों सही है और ये क्या है? गलत है। तो ये जो है देवनागरी लिपि में यूज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में क्या है? टा वर्ग होता है, कंठ में का वर्ग, दंतोष्ठ में वा वर्ग होता है, ठीक है। ये देवनागरी लिपि के ध्वनियां हैं। अगला देखते हैं, वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? वा का उच्चारण कहां से होता है? पहला है दंत, दूसरा ओष्ठ, तीसरा दंतोष्ठ, चौथा कंठोष्ठ। तो कौन सा सही होगा? देखिए, तो इसका सही हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा। दंतोष्ठ, दांत से, जीभ से, ओठों से योग से जो बनने वाला बड़ होता है उसको क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। इसका उच्चारण कहां होता है? वा। तो इसमें दंतोष्ठ में और कौन सा आता है? फा भी आता है। अगर फा आ रहा है तो भी दंतोष्ठ है, ठीक है। और दंत की अगर बात करें, सिर्फ दंत की, तो दंत में ता वर्ग आता है। ता का उच्चारण आप करिए, दंत वर्ग में आएगा, ठीक है। ता का उच्चारण दंत वर्ग में आता है, ठीक है। अगर ओष्ठ की बात करें तो ओठ का जहां पे यूज होगा, आप बोल के देखिए ओठ का यूज कहां पे होगा? तो ओठ में ऊ आएगा, बड़ा ऊ, पा वर्ग, ठीक है, ये ओठ में आएगा। और कंठोष्ठ में कंठ और ओष्ठ का प्रयोग कहां होगा? तो कंठोष्ठ में हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे थे, ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन देख लिए। अगला, अगर ये वीडियो आपको अगर लग रहा है कि मैं स्लो बता रहा हूं तो आप वहां पे जाके फास्ट मोड में कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऑप्शन आता है, ऊपर जाके आप फास्ट में कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूं और पूरा जो है वर्णमाला को पढ़ाऊं, तो अगर आपको ऐसी आवश्यकता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको भी किया जाएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में ना आई हों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बताइएगा, तो बता दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है?
कहा गया है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, वा, फा या रा। तो कौन सा है दंतोष्ठ का, वा है। पिछले क्वेश्चन में, पिछले हम बताए हैं क्वेश्चन में क्या बताए थे, फा और वा ये कौन सी हैं, दंतोष्ठ हैं। ठीक है, तो देखिए वहां पे क्या है, वा दंतोष्ठ ध्वनि है, या कैसी है, तालब्य है, फा कैसी है, ये कैसा है, ओष्ठ है, और रा कैसी है, मूर्धन्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं, तो पा, फा, बा, भा व्यंजन कैसे होंगे, दंत, ओष्ठ, तालब्य, कंठ। तो कैसा होगा, ओठ का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ओठ हो जाएगा। तो पा, फा, बा, भा में कैसे होते हैं, ओष्ठ होते हैं। ता, था, दा, ना की बात करें तो ये दंत होते हैं, दांत का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चा, छा, जा की बात करें तो तालब भी होते हैं, चा वर्ग, और का, खा, बा की बात करें तो कंठ होते हैं। अगला 7 नंबर, हिंदी शब्दकोश में छा, ये जो है छा का प्रयोग किस वर्ण के बाद आता है, ये जो है ग्राम पंचायत कार्य में पूछा गया है। तो का के बाद, छा के बाद, ज्ञा और त्रा के बाद किसके बाद आता है, तो ये आता है का के बाद। क्या होगा, का के बाद आता है। अगर हम संयुक्त व्यंजन में देखेंगे तो क्या होता है, देखिए संयुक्त व्यंजन में देखेंगे तो का प्लस क्या होता है, का प्लस अगर हम सा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाता है छा। ठीक है, का से ही मिलकर बनता है छा। अगर त्रे की बात करें, त्रे की बात करें तो ये होता है ता प्लस रा होता है। ठीक है, और अगर अज्ञा की बात करें तो अज्ञा बनता है जा प्लस इया से। और अगर हम स्रा की बात करें तो स्रा जो बनता है वो बड़ा सा और रा से बनता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, निम्न ओष्ठ वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ओठ के इस्तेमाल से जो वर्ण का उच्चार होता है वो कौन सा है, तो इसमें आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ। तो ऊ जो है ये किसके इस्तेमाल से होता है, ओठ के इस्तेमाल से होता है। ऊ क्या है, ओष्ठ वर्ण है जो दोनों ओठों के स्पर्श से होता है। जैसे क्या होता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा पर्ग, ये सब क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं। और आ और छोटा आ और बड़ा आ क्या होते हैं, कंठ होते हैं। छोटी बड़ी क्या होती है, तालब्य होती हैं। ठीक है, अगला छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है, कंठ से, मूर्धन्य से, तालब्य से, ओठ से। तो अगर इनके उच्चारण की बात करें तो इनके उच्चारण जो हैं तालब्य से होते हैं। तालब्य की बात करें, तालु और जीभ के स्पर्श से किया जाता है इनका उच्चारण। मूर्धन्य की अगर बात करें, मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य में टा, ठा, डा, ढा और खटकोड़ वाला सा आता है, यानी मूर्धा से इसका इस्तेमाल होता है। ओठ की अगर बात करें, ओष्ठ की बात करें तो पा, फा, बा, भा, मा आएंगे। और कंठ की बात करें तो कंठ में जो आता है का वर्ग आ जाता है, का, खा, गा, घा, अंगा, गले से इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, और सी तालब्य वर्ग हम लोग देख लिए। अगला 10वां क्वेश्चन पूछा रहा है, कंठ तालब्य वर्ग कौन से हैं। तो पहला है दोनों ऊ हैं, छोटा और बड़ा, रा और शा है, ए ऐ है, और आ छोटा और बड़ा है। तो कंठ तालब से क्वेश्चन काफी बार बना है। तो कंठ तालब की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और ए ये दोनों कंठ तालब्य हैं। अगर ऊ की बात करें, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएंगे, ये ओष्ठ हो जाएंगे। और रा और शा की बात करें तो क्या हो जाएंगे, मूर्धन्य। और छोटा और बड़ा की बात करें तो ये कंठ हो जाएंगे। ठीक है, अगला अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है ए के उच्चारण का स्थान कौन सा है। तो इसके पहले क्वेश्चन वाले हम लोग देख लिए हैं, ए का उच्चारण कौन सा है। तो ए का उच्चारण की बात करें तो ये कैसा है, कंठ और तालब्य की है। कैसा है, तो इसमें ए होता है और ए, ये दोनों कौन से हैं, कंठ तालब्य हैं। ठीक है,
अगर तालव्य की बात करें, तालव्य में चा वर्ग आ जाएगा, चा छा जा झा, ठीक है, और या और सा भी आता है। दंत की बात करें तो दंत से हम लोग कौन सा आएंगे, ताथा दाधा आ जाएगा, दंत में ता वर्ग आ जाएगा। और कंठोष्ठ की बात करें, कंठ और ओष्ठ की, तो कंठ में आ जाएंगे काखा घा, ठीक है, और कंठोष्ठ में कौन से आते हैं, और ओष्ठ में अगर आ जाएंगे पापा भामा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में स्वर ए ऐ कहा गया, ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो पिछले वीडियो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे क्या है, ये कंठ कौन सा है इसमें, तो ये हो जाएगा कंठ तालव्य हो जाएगा। ए ऐ का क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। अगला, या का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो या का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो या का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु है, ठीक है। ओष्ठ की अगर बात करें तो ओठ में पाफा भम आ जाते हैं, दांत में दंत में अगर करें ताथा दधा ना हो जाएंगे, और मूर्धा की अगर बात करें तो टा वर्ग हो जाता है, मूर्धन में क्या हो जाएगा, टा वर्ग। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से से संपर्क आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण को क्या कहा जाता है, दंत, मूर्धन्य, तालव्य, वर्ष। तो इसको क्या कहा जाता है, वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ष। वर्ष मतलब होता है दंतमूल, इसको कहा जाता है वर्ष। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, दंतमूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। ये पूछा जा रहा है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो तालव्य में हम लोग जानते हैं चा छा जा झा इया या सा होता है। तो देखते हैं इसमें है चा छा जा झा इया या शा, ठीक है। तालव्य हो जाएगा। और गा की बात करें तो गा का खा गा घा कंठ में हो जाएगा। ता था दाना ये क्या हो जाएगा, ता था दाना क्या हो जाएगा, दंत में हो जाएगा। और माँ की अगर बात करें तो माँ जो हो जाएगा ओष्ठ में हो जाएगा। अगला स्वर से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ये पूछा गया हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो 2, 4, 6, 8। तो कौन सा इसमें सही है। तो ध्वनि की अगर बात करें, ध्वनि 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं, स्वर और व्यंजन होती हैं। तो सही क्या हो जाएगा, ए। अगला, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर अगर स्वर की बात करें तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर की बात करें तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होते हैं। इसमें 4 होते हैं। और दीर्घ की बात करें तो इसके बाद जो बचे हैं, जैसे 11 स्वर होते हैं, 11 में से जो बचेगा वो दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा आ, छोटी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अगला क्वेश्चन 3, जिह्वा, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर अगर बात करें तो 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3 प्रकार हो जाएंगे। अग्र स्वर होता है जिसको छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए। दूसरा होता है मध्य स्वर, ठीक है। मध्य स्वर में क्या होता है, आ जो होता है, आ वर्ड जो है ये मध्य स्वर है। और अगर पश्च स्वर, पीछे की स्वर की बात करें तो दोनों ऊ हो जाएगा और ओ औ हो जाएगा और आ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण के सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा में
ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ह्रस्व स्वर हम लोग देखें ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी भाषा में, तो हैं 4 हैं। कितनी हैं? 4 हैं। कौन से? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री है। ठीक है, तो हो जाएगा बी हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर देखिए, छोटा स्वर तो हमको पता है, दीर्घ स्वर में कौन सा हो जाएगा? जैसे ये हो जाएगा बड़ा, ये क्या है? दीर्घ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे? ये संयुक्त हो जाएंगे, ये संयुक्त हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? संयुक्त हो जाएंगे। और ये क्या है? ये छोटा लघु है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हैं? 11 जो है 11 वर्ण हैं, जिनमें से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं और संयुक्त स्वर हैं। री है। ठीक है, दीर्घ स्वर की बात करें तो आ ई उ है, और संयुक्त स्वर की बात करें तो ए ऐ ओ औ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? यह एक स्वर है। क्या है? स्वर है। ह्रस्व की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? कम समय लगता है। ठीक है, दीर्घ में ह्रस्व से ज़्यादा लगता है उच्चारण में, और प्लुत में दीर्घ से भी दुगना लगता है। जैसे ये हो गया सुनो, सुनो क्या है? प्लुत है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर कोई डाउट है हिंदी से संबंधित ग्रामर से तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आप इसको पढ़ना पूरा जो है हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप बताइए, उसको मैं वीडियो बना के डालूंगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपकी आवश्यकता क्या है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चल ही रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर है कौन सा है? तो दीर्घ स्वर में ये देखो छोटा है, लघु है, ये भी लघु है, और ये क्या है? ये संयुक्त है, और ई क्या है? ये दीर्घ है। तो दीर्घ में कितने होते हैं? 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री क्या है? ये ह्रस्व हैं। ए ऐ ओ औ ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ये पूछा जाए दीर्घ स्वर नहीं है। तो अगर बड़ा आ की बात करें दीर्घ है, और बड़ा ऊ की बात करें ये क्या है? दीर्घ है। ई की बात करें ये भी दीर्घ है। ओ क्या है? वो जो है संयुक्त है, दीर्घ नहीं है। क्या है? संयुक्त है। अगला, अर्ध विपरीत क्या है? अर्ध विपरीत स्वर। तो अर्ध विपरीत स्वर में क्या रहता है? देखिए ये क्या है? ये तो है ऊ जो है ये दीर्घ स्वर है, बड़ा आ ये भी दीर्घ स्वर है, ए जो है लघु है, और ऐ क्या है? संयुक्त है। इसको अर्ध विपरीत कहा जाता है। ये क्या है? ऐ संयुक्त है, इसको क्या जाता है? अर्ध विपरीत कहा जाता है। अगला, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? बड़ा ऊ, बड़ा ऊ पूछा गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो देखिए जीभ से जो उच्चारण होता है उसके अनुसार बात करते हैं। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ कैसा है? ऊ जो है जीभ का पश्च भाग काम करता है। ऊ में, बड़ा ऊ में पश्च भाग करता है। यह क्या है? पश्च स्वर है, पीछे का स्वर है। और ऊ के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी, गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण इसको क्या कहते हैं? समृत स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समृत स्वर कहा जाता है। तो दो चीजें यहाँ से मिल गई। क्या पश्च समृत है? क्या है? पश्च समृत। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह, अंग और अह क्या हैं? तो अंग और अह क्या हैं? ये हैं अयोगवा हैं, स्वर नहीं है, व्यंजन भी नहीं है। क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं? अयोगवा हैं। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छत्रे तिरे अज्ञा हैं। हैं अनुस्वर, और आह जो होता है इसको विसर्ग भी कहते हैं, और दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अगला, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग
तो किया जाता है, किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो कौन सी है, देखिए बड़ा आ छोटी ई दोनों का ही तो समावेश होता है स्वर में, और री और ऊ का भी होता है। अंग और अह जो अयोग वाह हैं, इनका प्रयोग, इनका जो है इसमें काउंटिंग नहीं होता है। ठीक है, तो अंग अह क्या है, अयोग वाह है, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, किंतु स्वरों के सहारे ये चलते हैं। अगला, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकले उसको क्या कहते हैं, निरनुनासिक कहते हैं, नासिका का प्रयोग नहीं होता है। और अगर अनुनासिक की बात करें तो उसमें क्या होता है, नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक में कुछ चीजें और जान लेते हैं। देखिए, अनुनासिका के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, अनुनासिक और नाक के आधार पर। जो नाक से जो उच्चारण होता है, ध्वनि होती है, उसको ध्वनि को दो बार में, तो अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। अनुनासिक में क्या होता है कि कुछ वायु मुख से तथा कुछ जो है नाक से निकलती है, ये अनुनासिक में होता है। जबकि निरनुनासिक में होता है केवल मुख से निकलती है। ठीक है, इसको मौखिक स्वर भी कहा जाता है। किसको, निरनुनासिक को मौखिक स्वर भी कहा जाता है। अनुनासिक में क्या होता है कि जिस शब्द के ऊपर बिंदी, चांद वाली बिंदी लगा देते हैं, वो अनुनासिक होता है। ठीक है, इसको जैसे हंसना, हंसना पे ऐसे लगेगा, हंसना हो जाएगा। ठीक है, चांद, ऊंट, ये सब होता है। और जब आप देखोगे कि उसमें अगर ऐ की मात्रा लगी हो, तब हम चांद बिंदी तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मैं, आप मैं के ऊपर लिखोगे, यहाँ मैं हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं पढ़ते हैं। और निरनुनासिक क्या होता है, मौखिक होता है, इसको कहाँ से, आ से लेके और औ तक प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक ही ध्वनि का द्वित्य हो, क्या हो, एक ही ध्वनि का द्वित्य हो तो वह क्या कहलाता है, एक ही ध्वनि का अगर द्वित्य हो तो वह क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनियां कही जाएंगी। कैसी कही जाएंगी, युग्मक ध्वनियां कही जाएंगी। अगला, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो अनुस्वर में, अनुनासिक में, ह्रस्व में, प्लुत में। तो दीर्घ स्वर से जिसमें अधिक समय लगता होता है प्लुत, सबसे कम लगता है ह्रस्व में, उसके बाद दीर्घ में, फिर प्लुत में। तो क्या हो जाएंगे, जैसे ओम, ओम क्या है, इसमें ज्यादा समय लगा, तिगुना लगता है, तो इसको प्लुत कहते हैं। अब व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ध्वनि महाप्राण नहीं है, कौन सा ध्वनि जो है महाप्राण नहीं है। देखिए, हमको जानना पड़ेगा पहले, तो पहले जान लेते हैं। देखिए, प्रयत्न के आधार पर हम जो है 3 भागों में बांटते हैं। प्रयत्न के आधार पर जो ध्वनि होती है, तो पहला होता है श्वास और प्राण की मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो श्वास और प्राण की मात्रा के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। तो उसी को हम लोग को देखना है। अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो उच्चारण, जिसके उच्चारण में कम सांस लगे, क्या हो, कम सांस लगे, उसको क्या कहते हैं, अल्प प्राण। और जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं, महाप्राण, अधिक प्राण, ज्यादा आप लगा रहे हो। ठीक है, अब अगर बात करें अल्प प्राण की बात करें, तो अल्प प्राण में हमेशा हर वर्ग का, ठीक है, इसमें विषम होगा, जो वर्ग होंगे विषम संख्या होगी। जैसे पहला होगा, तीसरा होगा और पांचवा होगा। ये का, खा, गा, घा, अंगा 5 होते हैं, का वर्ग में 5 होते हैं, तो उसमें पहला, तीसरा और पांचवा होता है। और महाप्राण में अगर बात करें तो इसमें सम होगा। तो कौन सा बचा, दूसरा बचा और चौथा बचा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, का, खा, इसमें पूछा गया कौन सा महाप्राण नहीं है, तो खा क्या है, दूसरा सम संख्या है, इसका मतलब महाप्राण है। का, खा, गा, घा, घा भी चौथा है, इसका मतलब ये भी महाप्राण है। चा, छा, जा, चा, छा, जा क्या है, ये विषम संख्या है, ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। और चा, छा, जा, झा, ये क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ये महाप्राण हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, जा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। तो 2 पहचान आप कर लीजिए, अल्प प्राण महाप्राण में।
अल्प प्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, वर्ण। और महाप्राण में पहला और वो दूसरा और चौथा सम। अल्प प्राण में विषम होगा और महाप्राण में सम होगा। अगला देखते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन है? तो महाप्राण में कैसा है, महाप्राण में हम लोग जानते हैं सम संख्या होनी चाहिए, तो प्रत्येक वर्ग का सम संख्या। तो हम देखें का खा, इसमें पूछा गया है अल्प प्राण पूछा गया, महाप्राण नहीं पूछा गया। तो अल्प प्राण में कैसी होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, प्रत्येक वर्ग का विषम, पहला, तीसरा और पांचवा। तो का खा ये सम हो गया, ये नहीं होगा। का खा गा विषम हो गया, यही है, ठीक है। घा की बात करें चौथा है, और टा ठा की बात करें तो दूसरा है, तो क्या हो जाएगा, गा। तीसरा, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण में जैसा हम लोग जानते हैं सम संख्या होगी, दूसरा और चौथा। तो चलिए देखते हैं। ता था ये तो पहला है, तो नहीं होगा, ये अल्प प्राण हो गया। ता था दा ये तीसरा है, ये भी अल्प प्राण हो गया। पा फा बा भा ये चौथा है, ये क्या है, महाप्राण हो गया, यही सही हो गया। पा फा बा भा मा ये पांचवा हो जाएगा, तो ये भी अल्प प्राण हो जाएगा। अगला, सभी महाप्राण वर्णों का समूह है। सभी महाप्राण वर्णों का समूह क्या है? महाप्राण की बात कर रहे हैं, तो महाप्राण में क्या होगा, हमेशा सम संख्या होगी, मतलब दूसरा और चौथा। तो का खा, खा तो सही है। चा छा ये भी सही है, दूसरा हो जाएगा। टा ठा ये भी सही है, तो पहला इसमें सही हो जाएगा। और मा सा ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आप इसको चेक कर लीजिए, किससे अल्प प्राण में विषम संख्या पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण में सम संख्या दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का वर्ण। पांचवा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण में क्या बात करें तो विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम होगा। अनुनासिक में क्या करें तो चांद वाली बिंदी हो जाएगी अनुनासिक में, जिसमें अनुनासिक में नाक और मुख का दोनों का प्रयोग होगा, और अनुनासिक निरनुनासिक में केवल मुख का प्रयोग होगा, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन में कौन से होते हैं? तो उच्छिप्त में जैसा कि हम जानते हैं इसमें यारा ड़ा और उच्छिप्त में होते हैं ड़ा और ढा होते हैं, ठीक है। इसको उच्छिप्त कहा जाता है, क्वेश्चन बनता है यहां से। छा की अगर बात करें, छे की, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? पूछा गया है कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो अगर जा की बात करें तो जा कैसा है, ये स्पर्श संघर्षी है, क्या है, स्पर्श संघर्षी है। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन 5 होते हैं, कौन से, चा वर्ग, चा छा जा झा इया, तो चा वर्ग जो होते हैं वो स्पर्श संघर्षी होते हैं। अगला, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह के हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? तो स्पर्श की हम लोग क्या बात करते हैं, तो स्पर्श व्यंजन में स्पर्श सिर्फ क्या पूछा गया है, सिर्फ स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में का वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता और पा वर्ग होता है, कौन सा होता है, तो का टा ता पा वर्ग स्पर्शी होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, का रा ला ये तो गलत हो जाएगा, या सा ये भी गलत हो गया, हा सा रा ये भी गलत हो गया। तो कौन सा हो गए, का चा पादा ये कौन सा होगा, ये स्पर्श व्यंजन हो गए। का से लेके मा तक 25 होते हैं संख्या व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो बन जाएगा, ठीक है। अगला, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल जो है 52 होते हैं। कितने, 52 होते हैं, जिसमें से 11 जो स्वर होते हैं और 33 जो है व्यंजन होते हैं। कितना, 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 जो है उच्छिप्त होते हैं, राढ़ा, और 2 अयोगवाह अंग और अ होते हैं, और 4 संयुक्ताक्षर होते हैं,
संयुक्ताक्षर का मतलब क्या हो गया? संयुक्त अक्षर में छत्रे, तिरे, अज्ञा तथा स्रा ये संयुक्त अक्षर होते हैं और 11 स्वर होते हैं। कुल जो है 52 वर्ण होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो छत्रे, छा, ठा, हा, मा। तो संघर्षी में, संघर्षी मतलब उष्मा जिसमें निकलती हो। क्या हो? संघर्षी हो जिसमें उष्मा निकलती हो। तो इसमें होते हैं तीनों सा हा। तो क्या है तीनों सा हा? तो इसमें हा मिल जा रहा है। ठीक है। और फारसी वर्ड में ख, ग, झ, फा, जा ये होते हैं। ठीक है। अगला, अभी पूछा जा रहा है कि रा का उच्चारण किसमें है? किसमें रा का उच्चारण है? दंतमूल होता है। ठीक है। तो वर्ष की बात करें, रा का उच्चारण दंतमूल में। तो दंतमूल में रा का उच्चारण यहाँ पे दंतमूल में होता है। ठीक है। दंतमूल में भी होगा रा का उच्चारण। और किस में होगा? और लुंठित में। सघोष की अगर बात करें तो सघोष में हम लोग क्या जानते हैं? प्रत्येक वर्ग का कौन सा? सघोष और अघोष में हम लोग अभी उसको नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया था तो बता देते हैं सघोष अघोष में क्या होता है। सघोष में होता है इस जिसमें सघोष में जिसमें कंपन हो, इसे घोष भी कहते हैं। बोलते समय क्या हो? स्वरतंत्री में कंपन हो। अघोष में जिसमें स्वरतंत्री में कंपन ना हो। अघोष में जो है पहला और दूसरा वर्ग आता है और सघोष में जो होता है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग आता है, प्लस रा, ला, वा, हा भी आता है। ठीक है। तो क्या हो? सघोष तो है ही है, ये सघोष है ना। अब बात करते हैं या रा, तो क्या हो जाएगा? ये महाप्राण हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। अल्पप्राण सघोष भी है। तो और किसी मिल रहा है अल्पप्राण और सघोष? तो अल्पप्राण सघोष इसी मिल रहा है। तो यही सही हो जाएगा। वर्ष भी है, सघोष भी है, अल्पप्राण भी है। तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक की व्यंजन बात करें तो या की अगर बात करें तो या क्या है? अर्धस्वर है। या और वा अर्धस्वर होते हैं। और बड़ा सा की बात करें तो बड़ा सा क्या है? तालव्य है, अघोष और महाप्राण है। क्या है? तालव्य, अघोष और महाप्राण है। ला की बात करें तो ला एक पार्श्विक व्यंजन है। कैसा? जिसका उच्चारण हवा जीभ के पार्श्व अथवा बगल से निकल जाती है। तो इसका सही हो जाएगा ला। झा की बात करें तो तालव्य, सघोष और महाप्राण है। अगला, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण कौन सा है? इसमें पूछ रहा है ये इसमें किसमें किसमें सारी खूबियां हैं कि वो स्पर्श व्यंजन भी है। तो इसका सही हो जाएगा खा। खा क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। और क्या है? कंठ ध्वनि भी है। और क्या है? अघोष भी है। अघोष में हम लोग जानते हैं क्या होता है? पहला और दूसरा। तो खा है दूसरा। और महाप्राण ध्वनि भी है। महाप्राण में क्या होता है? सम संख्या, दूसरा और चौथा। तो सही हो जाएगा। का की बात करें तो क्या है? अघोष है और प्राण है। गा की बात करें तो यह घोष है और प्राण है। घा की बात करें तो महाप्राण है। अगला, क्वेश्चन नंबर 4, सघोष वर्ण कौन से होते हैं? सघोष में क्या होता है? जिसमें स्वरतंत्री में कंपन हो। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। और क्या होता है? रा, ला, वा, हा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पा, फा तो पहला हो जाएगा, ता, था दूसरा हो जाएगा, और पा, फा, बा। तो बा इसमें सही हो जाएगा क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा होता है? तो घोष का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें कंपन हो, स्वरतंत्री में कंपन हो। कौन सा होगा? तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। का पहला है नहीं ही होगा। चा, छा, जा। चा, छा, जा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा सही है ये। ठीक है।
जा हो जाएगा, चा भी पहला है। अघोष वर्ण कौन सा होता है? अघोष का मतलब स्वतंत्री में कंपन ना हो, ठीक है, तो किसमें होगा? पहला और दूसरा होगा। तो पहला और दूसरा कौन सा होगा? आ ये व्यंजन नहीं है, स्वर, ये देखिए आ क्या है? स्वर है, तो ये तो नहीं होगा। और जा की बात करें, चा छा जा, तीसरा हो जाएगा। और हा भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? शा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शा। निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है? अघोष में क्या होता है? अघोष में पहला और दूसरा का खा फा और तीनों शा होता है, ठीक है, अघोष। तो क्या सा इसमें दिख रहा है? नहीं, तो एक जगह से छुट्टी मिला। और फारसी शब्द का खा फा, तो फारसी इसमें है ही नहीं है, तो अब जो है पा, तो पहला हो जाएगा पा। क्या है? हम बताए हैं कि अघोष में क्या होता है? पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का, पहले और दूसरे वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो ये हो जाएगा पा। अगला, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर दो में बांटा गया। कौन सा? अघोष और सघोष, या घोष और अघोष, तो हो जाएगा बी। 19, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म का मतलब होता है ऊष्म का मतलब क्या होता है कि तीनों सा, तीनों सा, छोट बड़ा सा, खटकोट सा, हा, सा और हा, उसमें ये होता है, इसको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो रगड़ कर निकले और उष्मा उत्पन्न करें। इसको देखिए, अब देखिए उष्मा पूछा है ना, संघर्षी पूछ लेगा तो भी ये है, संघर्षी भी है, तीनों सा और हा संघर्षी भी है, इसको उष्मा और संघर्षी दोनों कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पूछा है उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म में हम क्या जानते हैं? तो तीनों सा हा होता है, तो हा हो गया। अगला देखते हैं 21, हिंदी वर्णमाला में छा से डा के ठीक बीच में कौन से अक्षर आते हैं? छा, तो ठीक बीच में पूछा गया है, तो चा छा, छा हो गया, डा ढा, रा ता, अच्छा यहीं तक पूछा है, ठीक बीच में, चा छा जा झा, चा छा जा झा इया हो जाएगा, चा छा, देखिए छा चा छा जा झा इया, टा ठा डा, तो आप इधर 3 निकाल दीजिए, इधर 3 निकाल दीजिए, तो कौन सा बचेगा? इया बचेगा। कौन बचेगा? इया, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा। आप एक बार लिख के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन ऐसे सब वर्णों को क्या है, एकदम याद होना चाहिए। तो कौन से? या रा ला वा होते हैं। कौन से होते हैं? या रा ला वा। अगर हम तीनों सा हा की बात करें तो ये अंतस्थ होते हैं, और क्षत्रिय तिरे अज्ञा की बात करें तो संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? तो यारा लावा होते हैं, तो क्या हो जाएगा? वाह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन में या आ गया, ठीक है, या रा लावा अंतस्थ होते हैं, और का चाटा क्या है? ये सब स्पर्श हैं। अंतस्थ और उष्म कितने होते हैं? तो अंतस्थ में 4 होते हैं, उष्म में भी 4 होते हैं, तो कितने हो? बाद आता है, तो छा का क्रम जो है किसके बाद आएगा? का के बाद आता है। किसके बाद? का के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद छा आता है। क्या आ जाएगा? छा। ये देखिए मंडी प्रश्न में पूछा गया है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो तीनों सा हा क्या होता है? तीनों सा हा ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये क्या है? अंतस्थ हैं। तो सा क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त में क्षत्रिय तिरे अज्ञा है संयुक्त व्यंजन, ठीक है, बी गलत हो जाएगा। 29, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह
नाम लिए जाते हैं और जिस रूप में वो लिखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहता है? लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलेंगे तो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। संयुक्त व्यंजन में कैसे होते हैं? का प्लस शा क्या हो जाता है? छा। अत्रे की बात करें, ता और रा मिलेगा त्रे हो जाएगा, जा और या मिलेगा अज्ञा हो जाएगा, और शा और रा मिलेगा श्रेय हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को पहला अक्षर, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण समूह और चौथा वर्णमाला। तो क्या कहा जाता है? वर्णमाला इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में की जाती है उनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है, लेकिन ये स्वरों के साथ साथ चलते हैं। अब पूछा जा रहा है काकल्य वर्ण कौन से होते हैं? काकल्य वर्ण में कौन से होते हैं? जो कंठ वर्ण जो होते हैं, कंठ वर्ण में कौन से आते हैं? काखा गाखा का वर्ग हा भी आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा काकल्य वर्ण। अलग उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सी होती है? तो संबल में जैसा हम लोग जानते हैं तो ये हो जाएगा, कैसी हो जाएगी? संपृक्त ध्वनि हो जाएगी। कैसी? संपृक्त ध्वनि हो जाएगी। देखिए संयुक्त ध्वनियां जो होती हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है संबल में कौन सी ध्वनि है, तो ये हो जाएगा संपृक्त ध्वनि। संपृक्त में एक होता है जब कोई ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो, जैसे संबल, चंबल, कंबल हो जाता है। ठीक है। युग्मक ध्वनि की बात करें तो जब एक ही ध्वनि का दोहराव हो जाए, जैसे प्रसन्न और संपन्न। ठीक है। संयुक्त ध्वनि की बात करें तो संयुक्त में क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनि हो और स्वरों के सहयोग से हो, जैसे प्रकर्ष। ठीक है। और क्या हो? म्लान। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ये संयुक्त ध्वनि होती हैं। तो अगर हम बात करें संयुक्त अक्षर के उच्चारण में तो तीन ध्वनियां होती हैं, संयुक्त होती हैं, युग्मक होती हैं और संपृक्त होती हैं। तो ये काफी बार क्वेश्चन संपृक्त पूछा जाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि, संधि विच्छेद। तो क्या सही हो जाएगा? वी हो जाएगा, वर्ण विच्छेद हो जाता है। जैसे रामायण में